तो कोई ज़रा मोटा है 26-28 बीएमआई है लेकिन उसका विसरल फैट एकदम कम है, और दूसरा उसका बीएमआई 24 है, फिट है ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन उसका विसरल फैट ज़्यादा है। तो जो पतला है और उसका विसरल फैट ज़्यादा है वो ज़्यादा अनहेल्दी है कंपेयर टू द पर्सन जो ओबेज है लेकिन उसका विसरल फैट कम है। कहे वाला थे कि हम घर का ही खा रहे हैं तो हेल्दी है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके घर के खाने में आप यदि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड का ही यूज़ करके आप खा रहे हो, या फ्रोज़न फूड करके ये गर्म करके खा रहे हो जो घर में ही बनाया है, तो आपका बेसिक खाना ही अनहेल्दी होगा। तो भले वो बाहर से मंगाओ क्या घर में बनाओ, वो तो इम्पैक्ट आपके बॉडी पे करने ही वाला है। मॉडरेशन इज़ अ की फॉर सक्सेस, मतलब जो भी कुछ आप करेंगे वो एकदम एक्सेस भी नहीं करना है और एकदम कम भी नहीं करना है। जो बहुत सारी लड़कियों के मन में शायद से होगा कि क्या मोटापा उनके लिए एक रुकावट का मतलब रुकावट बन सकता है बच्चा कंसीव करने में या प्रेग्नेंट होने में। और सिर्फ मोटापा औरत अगर ओवरवेट है तो ही प्रॉब्लम है, बट अगर उसका हस्बैंड ओवरवेट है तो भी प्रॉब्लम आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नॉर्मली मोटापा बहुत ज़्यादा प्रमाण में है जिसे हम बीएमआई के माध्यम से नॉर्मली गिनते हैं। तो जब तक 26-30 बीएमआई जिसे हम माइल्ड ओबेसिटी कहते हैं या कॉमन लैंग्वेज में हम उसे हेल्दी कहते हैं, तो अब तक तो तब तक ठीक है, लेकिन उससे आगे जब बीएमआई जाता है 30 के प्लस, तो डेफिनेटली वो लड़कियों को और लड़कों को दोनों को मेटाबॉलिक लेवल पे, हार्मोनल लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे हैम्पर करता है। फॉर एग्जांपल जैसा लड़कियों में मोटापा बढ़ गया तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो पीसीओडी होने का खतरा होता है, ओवुलेशन में प्रॉब्लम होता है। लड़कों में भी ज़्यादा मोटापा हो गया तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ओवरऑल आपका प्रोडक्टिविटी कम होता है, आप थके थके से ज़्यादा रहते हो। तो ये सब बातें के लिए मोटापा ज़रूर एक फैक्टर है। लेकिन इंडिया में ये मोटापा के वजह से बच्चा होने में दिक्कत हो रहा है, इसका जो एक्सेप्टेंस है, पेशेंट तो छोड़िए, अभी तक डॉक्टर भी बहुत एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन ये ट्रूथ है कि मोटापा आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बच्चा होने के लिए भी दिक्कत तैयार करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग मोटे नहीं है वो हेल्दी है। तो ये किस तरह से देखा जाता है, तो जैसा मैं आपको बताया कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाते हो तो आपका वो सब कैलकुलेट करता है, बीएमआई कैलकुलेट करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करता है, आपका बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता है। तो बेसिकली आपका विसरल फैट कितना ज़्यादा है वो आपके बॉडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। तो कोई ज़रा मोटा है 26-28 बीएमआई है लेकिन उसका विसरल फैट एकदम कम है, और दूसरा उसका बीएमआई 24 है, फिट है ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन उसका विसरल फैट ज़्यादा है। तो जो पतला है और उसका विसरल फैट ज़्यादा है वो ज़्यादा अनहेल्दी है कंपेयर टू द पर्सन जो ओबेज है लेकिन उसका विसरल फैट कम है। सो वजन इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया, आपके बॉडी में जो विसरल फैट है वो किस लेवल पे बढ़ा हुआ है, उसके वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो ओनली मोटापा ऐसा बोलेंगे तो यस 70% लोगों में डेफिनेटली है, 30% लोगों में नहीं है। दूसरी बात, सोसाइटी में क्या होता है, हम काफ़ी सारे वेटेड लोग देखते हैं जिनका 70, 80, 90 केजी वेट है लेकिन वो प्रेग्नेंट रह जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी रह जाता है, डिलीवरी भी होते हैं। सेम वेट की दूसरी पेशेंट इनफर्टिलिटी के लिए आती है, तो उसमें डॉक्टर उसको बोलता है वेट लॉस करो, न्यूट्रिशन बोलता है, सब बोलते हैं, लेकिन उसके मन में यही रहता है बाजू वाली तो मेरे से मोटी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जैसा मैं आपको बताया कि भले आपकी बाजू वाली औरत आपकी इतने ही उसका वेट हो, आप इतना ही मोटी हो, लेकिन उसका विसरल फैट कम होगा तो वो प्रेगनेंसी रह गई। आप नहीं हो रहे हो इसलिए आपको वेट कम करना है, ओके। वो हो गई तो वो उसका बॉडी है, ये आपका बॉडी है। इसलिए आपको जैसा मैं बताया कि इंडिविजुअलाइज खुद के हिसाब से खाना अलग होना चाहिए, खुद के हिसाब से गोल अलग होना चाहिए। इसलिए वो वजन के साथ पेट से रह गई तो मैं भी रह जाऊंगी, ये धारणा गलत है। ओके। वो तुम्हारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट करी है और उसके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट करी है, दोनों का अलग अलग है। इसलिए वेट डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन सिर्फ वजन ही मैटर करता है ये बात भी गलत है। दूसरी बात, अभी पूरा ही 100% आइडियल वेट आना चाहिए क्या, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। स्टडीज़ ऐसा दिखाता है कि जो कुछ आपका अभी एग्जिस्टेंट वेट है उसके अंदर आपका 5% भी चेंज आता है
मतलब 100 किलो वेट है और आप 95 पे लेके आते हो, 5% चेंज हो गया। तो 5% चेंज भी आपके बॉडी में ये सब बातें अच्छे होने लग जाती है। इसलिए पूरा आइडियल नहीं कि आप 60 किलो हो जाओ, लेकिन जो भी है आपके हाइट के हिसाब से वेट, वो आइडियल अचीव किया तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी हो रहा है तो जो प्रेजेंट वेट है उसके आप 5 to 10% भी वेट कम कर देंगे तो आपके बॉडी पे उस पर हेल्दी इम्पैक्ट होता है। आपकी बॉडी आपको उसका चेंज बराबर आपको अंदर नज़र से आता है, आपको, अंदर से फील होता है, नज़र आता है कि आप लाइटर फील कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हो। क्यों क्यों फील करते हो आप? क्योंकि आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको फीलिंग अच्छा आता है। जैसे कि सर हम डाइट की बात हमारी चल रही है, तो एक स्त्री के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आप ऐसे कोई गिने चुने माइक्रो न्यूट्रिशंस आप सजेस्ट कर पाओगे जो आपके अभी फ़िलहाल दिमाग में आ रहे हैं कि एटलीस्ट बेसिक 5-6 जो हमारे दर्शक नोट डाउन कर ले और उसका उपयोग स्टार्ट कर सके। हाँ, जैसा मैं बताया कि विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, जिंक है, आयरन है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, और इसके साथ में आर्जिनिन करके एक है, वो भी आप ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड डोनर होता है। इससे आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग अच्छा तैयार होता है, रिसेप्टिविटी बढ़ती है। विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये सारे लड़कियों के लिए। अभी लड़कों के लिए ये तो है, इन एडिशन टू दिस सेलेनियम है, क्यू एंजाइम Q10 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, एल कार्निटिन है, इससे आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। लड़कियों में भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों में है, क्योंकि उससे oocyte क्वालिटी इंप्रूव होता है, एंड दैट हेल्प्स इनटू जनरेटिंग हेल्दियर एम्ब्रियोज। हाँ, हेल्दियर एग्स, तो फर्टिलिटी एनहांस होता है आपका। ओके ओके, गॉट इट सर। सर कई मरीज़ हमने देखे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम अगर कहीं और सप्लीमेंट्स लेंगे बाहर जो वेबसाइट पे मिलते हैं, इंटरनेट पे मिलते हैं, ये सप्लीमेंट्स अगर हम लेंगे तो हमारी हेल्थ और ठीक हो जाएगी। सो आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, अभी ये जो विटामिन्स ओवर द काउंटर मिलते हैं, तो मैं पहले आपको बताया लास्ट इसमें कि इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक डेली रिकमेंडेड अलाउंस होता है जिसे हम RDA कहते हैं, और एक डिसीज पर्सन के लिए होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स होते हैं। तो जो RDA वाले विटामिन्स है डेली फिट रहने के लिए, वो तो आप खरीद सकते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि उसका कोई बॉडी में एक्यूमुलेशन नहीं होता है। लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स दिए जाते हैं, जैसा डिसीज पर्सन के लिए दिए जाते हैं, वो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। क्योंकि विटामिन्स में 2 प्रकार आते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जैसा विटामिन C हो गया, B कॉम्प्लेक्स हो गया, और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जिसमें अंदर विटामिन A हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन E हो गया। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन आप यदि ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा डोज में और ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो ये आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और आपके ऑर्गन्स डैमेज करते हैं, तो जिसे हम विटामिन टॉक्सिसिटी कहते हैं। ओके तो इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन विटामिन्स खरीदते हो विदाउट डॉक्टर को पूछे, तो वो हर बॉटल के ऊपर आप जूम करके देखिए, टोटल मात्रा लिखा होता है और इन ब्रैकेट परसेंटेज ऑफ RDA होता है, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। और जो डेली रिकमेंडेड अलाउंस वाले ड्रग है, वो दवाई है मल्टीविटामिन, जिसे हम फूड सप्लीमेंटेशन कहते हैं, दवाई के जगह इसे हम अच्छा बोलेंगे तो फूड सप्लीमेंटेशन कहते हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो मेडिसिन जैसा यूज़ होता है ज़्यादा मात्रा में, वो तो आप विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर आपको बताएगा कि इतना मंथली लेना है, इतना बार लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसलिए ये ऑनलाइन विटामिन का शॉपिंग करते के बाद ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसा मैं आपको बताया कि फर्टिलिटी में ये जो कोएंजाइम Q10 है, सेलेनियम है, जिंक है, अल्ट्रा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये सभी ओवर द काउंटर विटामिन्स में अवेलेबल नहीं होते, या उसकी मात्रा बहुत कम होती है, डेली लगते हैं, इसलिए वो सस्ते भी होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है अरे विटामिन की दवाई डॉक्टर ने मुझे दी है, ये तो बहुत कॉस्टली है, और इससे सेम ऑनलाइन मुझे मिल रहा है दूसरे कंपनी का, वो सस्ते में है। लेकिन आप देखेंगे तो फिर इनकी जो मात्रा है बहुत कम होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप फिट रहने के लिए डेली रह रहे हो तो RDA वाला ही लीजिए, लेकिन स्पेसिफिक थेरेपी टारगेट कर रहे हो कि जो आपको फर्टिलिटी एनहांस करना है, तो फिर डॉक्टर से सलाह करके जो बोलेंगे उस तरह से विटामिन लीजिए। ओके और दूसरी बात, सपोज आपको डॉक्टर जो लिख के दिया है विटामिन्स, और या जो भी आपको ज़्यादा महंगे लग रहे ब्रांड, तो अभी तो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक
औषधालय भी है जेनरिक वाला, उसके अंदर आप नॉन ब्रांडेड सस्ते में मेडिसिन ले सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रांडेड ही लेना है, लेकिन यस वैल्यू ऑफ द विटामिन जो जितना मिलीग्राम माइक्रोग्राम लिखा है वो आपको जेनरिक में मैच करके आप ले सकते हो। ओके ओके सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली कि गवर्नमेंट से ऐसी कोई सुविधा है। जन औषधि केंद्र है ना। ओके, तो जो लोग मतलब जिनको धन के मतलब पैसे की प्रॉब्लम है एंड अगर वो आगे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आपने उनके लिए एक सही ऑप्शन दिया है कि एटलीस्ट आपके ट्रीटमेंट या आपके न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसमें कहीं पे एटलीस्ट रुकावट ना आए। एंड आपने जो भी गवर्नमेंट का जो बताया जन औषधालय, आई थिंक इसका काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा इस पॉडकास्ट के बाद। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे अपने काफ़ी टाइम्स मैंने खुद से सुना है कि जो मेल है जो जिम जाते हैं, राइट, तो जब जिम जाते हैं तो वह वे प्रोटीन का एक वो डब्बा आता है एंड देन दे हैव दोस प्रोटीन शेक्स, राइट, ऐसे कुछ प्रोटीन शेक, क्या वो पाउडर मेल फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करता है? अभी इसके बारे में तो मैं इतना जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी एक्सेस मात्रा में जो भी आप करते हो प्रोटीन लेते हो उसमें वापस आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होने का डर होता है। ओके। तो ये मेरे से ज़्यादा तो आपको न्यूट्रिशन बता पाएंगे, लेकिन नॉर्मली हेल्दी लाइफ में इससे उतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके आप यदि नॉर्मल रिकमेंडेड डोज लेते हो, सपोज आपका डेली रिक्वायर 100 मिलीग्राम का है और आप उतना फॉलो करते हो, तो उससे कोई नुकसान होना नहीं चाहिए। ओके सर, हमारा अगला सवाल है, आज की जनरेशन अगर आप देखोगे, द यंग जनरेशन, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करती है, कीटो डाइट करती है, प्लांट बेस्ड डाइट करती है या प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये कितने हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में? यस, अभी ये जो फास्टिंग है, इंटरमीडिएट फास्टिंग है या कीटो डाइट है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इससे बेनिफिट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म यदि आप ये करते हो तो इसका बहुत सारा डेफिशिएंसीज आपके बॉडी में होता है। तो डेफिशिएंसीज करेक्ट करने के लिए या नहीं होने के लिए आपको ये विदाउट कंसल्टेशन नहीं करना चाहिए। सर, हमारा अगला सवाल है, IUI एंड IVF ये दो अलग प्रोसीजर्स है, तो इसके दौरान एक पेशेंट, वो जो पेशेंट कपल है, उनके डाइट्स में या न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई बदलाव आएंगे? जो आप प्रोसीजर उन्हें सजेस्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से आप उनकी डाइट चेंज होगी? नहीं, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक डाइट ड्यूरिंग IUI साइकिल या ड्यूरिंग IVF साइकिल नहीं फॉलो करना चाहिए। नॉर्मली जो आप हेल्दी खाने के लिए, जो मैं पहले बताया आपको कि ये सब नॉर्मली मेडिटेरियन डाइट खाना चाहिए, नट्स खाना चाहिए, होल नट्स खाना चाहिए। ये जो नॉर्मल खाना है जो आप चेंज किया है बच्चा होने के पहले से, वही खाना कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा स्पेसिफिक ये मत खाओ वो मत खाओ या यही खाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने IUI किया तो काम पे नहीं जाना है, सो के रहना है, या कुछ गर्म पदार्थ नहीं खाना है या ऐसा नहीं खाना है। इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी उस साइड आपके बॉडी से निकल चुका है बाहर, राइट, या जो निकलने वाला है उसका इम्पैक्ट भाई 3 महीने का फूड है, आज का फूड नहीं है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट में ही बताया कि 3 to 6 मंथ प्रायर जब भी आप ये प्रोसीजर प्लान करते हो, तो 3 to 6 मंथ प्रायर आपको ये सब चेंज करना है और वही चेंज कंटिन्यू करना है। तो साथ में विटामिन का दवाई खाना है। ड्यूरिंग साइकिल ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ चीज़ें अवॉइड करो। सर, हम अपने अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। आपके 20 साल के अनुभव में आई थिंक आपको तो ऐसे काफ़ी पेशेंट्स मिले होंगे जो कहते हैं कि सर हम तो घर का खाना खाते हैं, हम तो हेल्दी ईटर है, बट फिर जब भी आप उनके टेस्ट करते हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको उनमें ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मिलती होंगी, राइट? बराबर। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे समझाते हो, बिकॉज उनके हिसाब से तो वो हेल्दी ईटर है। बराबर। तो ये अपने अपने हिसाब से हेल्दी डाइट और मतलब कहे वाला थे कि हम घर का ही खा रहे हैं तो हेल्दी है, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपके घर के खाने में आप यदि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हो, प्रोसेस फूड का ही यूज़ करके आप खा रहे हो, या फ्रोज़न फूड करके ये गर्म करके खा रहे हो जो घर में बनाया है, पहले से स्टोर करके रखा है, तो आपका बेसिक खाना ही अनहेल्दी होगा। तो भले वो बाहर से मंगाओ क्या घर में बनाओ, वो तो इम्पैक्ट आपके बॉडी पे करने ही वाला है। तो आपका जो भी खाना आप खा रहे हो और डेली वाइज दिन में और हफ्ते में, वो पूरा आप लिखिए रखिए
और न्यूट्रिशन के पास जाइए और न्यूट्रिशन को बता दीजिए कि मैं ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ और ये मेरा खाना है। तब जाके आपको समझेगा कि आप घर का ही खाना खा रहे हो तो भी आप कितना अनहेल्दी खाना खा रहे हो और कितना कैलोरी में एक्सेस खाना खा रहे हो। तो बेसिकली घर का बना हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी ही है। और घर के खाने में आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो और कितना क्वांटिटी में खाते हो और कौन से टाइम पे खाते हो, ये भी इतना मायने रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक कुकिंग में अभी सब सिंपल आप दाल तड़का चावल ले लो, एक 5 जनों के खाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पर डे 30 ml मैक्सिमम रूटीन कुकिंग ऑयल पर पर्सन जाना चाहिए। तो यदि 5 जनों के खाने के लिए आपके घर में पर डे का सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का खाना फॉर एग्ज़ाम्पल 150 ml लगना चाहिए, लेकिन वही खाना घर का यदि 300 ml बन रहा है तो कैसा हेल्दी हो गए हो। सो ये भी दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट से आपको मेजर कैलोरी आ रहे हैं। आपका डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन का फॉर एग्जांपल 80 ग्राम है और आपके खाने में सिर्फ 10 ग्राम ही प्रोटीन है, फिर वो घर का बना है बाहर का है अनहेल्दी है। सो हेल्दी खाना मतलब क्या है, घर का बाहर का ऐसा नहीं है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कैलोरिक वैल्यूज़ क्या है, वो किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसके साथ में आप क्या क्या खाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ राइस खाओ, आप दाल राइस खाओ, आप दाल राइस घी खाओ, ये तीनों में से हेल्दी दाल राइस घी है, लेकिन क्वांटिटी भी मैटर करता है। इसमें राइस कम होना चाहिए, दाल ज़्यादा होना चाहिए, दाल मोस्टली होल ग्रेन होना चाहिए और ऑयल एकदम कम मात्रा में होना चाहिए। तो क्वांटिटी, टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, अमाउंट ऑफ ऑयल सब इम्पोर्टेंट है। साथ में थोड़ा 2-4 टुकड़ा काकड़ी का आ गया, गाजर का आ गया, बीट का आ गया, सलाद हो गया तो सबसे हेल्दी हो गया। यस, साथ के पहले खाना खाया और हेल्दी हो गया। सो टाइम, टाइप ऑफ प्रिपरेशन, साथ में क्या क्या खाते हो, ये सब भी मैटर करता है। सिर्फ घर का खाना है इसलिए हेल्दी है ये ज़रूरी नहीं है। सर आखिर में हमारे कॉन्वर्जेशंस को खत्म एंड करते हुए आप एक बेसिक प्रिंसिपल रूल बता सकते हो एक कपल के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करने के लिए और वो कंटिन्यू करने के लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल का 3 पार्ट होता है। एक होता है डाइट, दूसरा होता है नींद और तीसरा होता है एक्सरसाइज। तो पहला नींद से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल आप जो दिन भर में काम करते हो, मेंटली वर्क करते हो, शारीरिक वर्क करते हो, आपका गट वर्क करता है, आपका एवरी लिविंग सेल वर्क करता है, तो जो थक जाता है तो उसको रिचार्ज करने के लिए आपको नींद चाहिए। स्टडीज़ में ऐसा दिखाया गया है कि मिनिमम 7 to 8 आवर्स एडिक्वेट स्लीप माना जाता है। बना यदि ये स्लीप आपका जितना सन साइकिल के साथ फॉलो होगा उतना हेल्दी है, क्योंकि जितना आप लेट सोएंगे ना उतना आपके बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा ओके और उसके आपको सुबह उतना फ्रेश नहीं लगेगा। इसलिए हो सके तो 9 साढ़े 9 के पहले सोना स्टार्ट कीजिए और 9 साढ़े 9 बजे सोना स्टार्ट करेंगे, 8 घंटा सोएंगे तो आपको 4-5 बजे नींद खुलने ही वाला है। आपकी इच्छा नहीं तो भी खुलेगा, तो आप ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे क्योंकि आपका सेल ज़्यादा रिलैक्स होगा। आपका ओवरनाइट जो कॉर्टिसोल सिक्रेशन होता है स्टेरॉइड का कम होगा और आपका धीरे धीरे यदि आप ओबेज हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा और आपका वेट लॉस भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सब कर रही हूँ लेकिन मेरा वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 12 बजे सोते, 11 बजे खाते, 8 बजे उठते, तो 8 घंटा तो सोई हो लेकिन टाइमिंग गलत था, इसकी वजह से उसको उसका एडिक्वेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ड्यूरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड इज़ एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज के लिए 2 प्रकार है। एक तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, योगा कहते हैं, दिस इज़ फॉर ओवरऑल मेंटल फिटनेस। और सेकंड बॉडी फिटनेस के लिए आपको आधा घंटा मिनिमम चलना है। ओके मॉडरेशन इज़ अ की फॉर सक्सेस। मतलब जो भी कुछ आप करेंगे वो एकदम एक्सेस भी नहीं करना है और एकदम कम भी नहीं करना है। मतलब आप अभी ओबेज हो, डाइट फॉलो कर रहे हो तो एकदम एक्सेस भी, एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं जाना है, मॉडरेट। सो मॉडरेशन इज़ अ की फॉर सक्सेस। सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और डाइट में जब आते हो तो थाली में जैसा मैं बताया सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, उसके बाद में फाइबर, फिर कार्ब्स और फैट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट टू डिश डायरेक्ट ऐसा वाला खाना आपको चूज़ करना है। और पोर्शंस कम रखना है। भले आपको बार बार खाने का दो कोई दिक्कत नहीं, पोर्शंस कम रखो ताकि आपको ओवरऑल कैलोरी इनटेक आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ओके और एट लास्ट एक मल्टीविटामिन आपके ज़रूरत के हिसाब से मल्टीविटामिन का टैबलेट आपने लेना ही चाहिए।
सो थैंक यू डॉक्टर मुकेश, आप यहाँ पे आए, आपने हमारे व्यूअर्स को उनके एक हेल्दी डाइट के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए जो आपने चीज़ों को एकदम माइन्यूटली एक्सप्लेन किया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए। बिकॉज़ आगे जाके जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके पूरी जर्नी में ये उनको कैसे हेल्प करेगा, आपने ये भी एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम हमारा आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।